तो ये फोन क्या है, डेड है। कैसा डेड है, वाटर डैमेज डेड है। 100 से लेकर 200 के आसपास जाके देखिए इस जगह पे स्टॉक हो गया और ये रीडिंग देखिए अप डाउन होके, मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फोन बूटिंग मतलब बूट होने की कोशिश कर रहा है। तो ट्विजर से मैं एक एक करके चेक कर लिया कि भाई हमारा कोयल इसमें सही से लगा है, कोई थोड़ा सा टूटा होगा तो वो निकल जाएगी ऐसे ट्विजर से चेक करने पे। में क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी आपने कर लिया। और साइड में ना क्लीन करने की ये फायदा है, उस टाइम करके देखूंगा पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। पोर्ट नहीं बनाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा यहाँ पर जो रैम है एमएमसी है, तो एमएमसी को निकालूंगा। एमएमसी परमानेंट राइट प्रोटेक्शन यस, इसमें राइट प्रोटेक्शन यस हो चुका है, लग चुकी है राइट प्रोटेक्शन, ठीक है। इस टाइम पे क्या मुश्किल है, इसमें हम कुछ भी राइट नहीं कर सकते, रीड नहीं कर सकते। और अभी एक और प्रॉब्लम आ गई इसमें, एमएमसी परमानेंट राइट प्रोटेक्शन यस तो है, एमएमसी पासवर्ड लॉक यस, ये पासवर्ड लॉक भी हो चुका है। तो देखिए मैं यहाँ पर इस फोन को तो रिपेयर कर लिया लेकिन बैटरी 0% में ये फोन अटक गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको लोकल मोबाइल इंजीनियर पर। तो आज मेरे पास एक फोन है जो कि इसका मॉडल नंबर कंफर्म नहीं है। तो ये जो फोन है Oppo A38 है या फिर Oppo A18 है। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो कस्टमर है वो कंफर्म नहीं बता पा रहे कि ये कौन सा मॉडल, मतलब उनको पता ही नहीं है। तो ये फोन क्या है, डेड है। कैसा डेड है, वाटर डैमेज डेड है, ठीक है। पानी में ये पूरा चला गया था। तो दोस्तों चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसे हम इसको रिपेयर करेंगे। तो देखिए मैं चार्जर इसमें कनेक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं एम्पियर कंजम्पशन जो कि 0.886 मतलब कि 0.800-900 के आसपास ये रीडिंग है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा फोन में चार्जिंग सर्किट ओके है, ठीक है दोस्तों, ये हम कह सकते हैं। और पावर सर्किट जो है वो भी हम एक तरीके से ओके कह सकते हैं। बाकी हम चेक करेंगे तब पता चलेगा कि लीकेज शॉर्ट वगैरह है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, वाटर डैमेज कंडीशन में जो फोन आपके पास आएगा उसमें आपको सबसे पहले आई स्कैन करना है, वाटर डैमेज जितनी सारी एरिया पे होगा उसको क्लीन करना है। फिर उसके बाद आई चार्जर लगाओ, मतलब चार्जिंग कनेक्ट करके देखो या फिर बूट केबल कनेक्ट करके देख, ठीक है। ये कंडीशन होता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा क्लीन किया है, क्लीन करने के बाद मैं चेक करना शुरू कर दिया। तो चलिए अभी देखते हैं इसका। देखिए इसमें देखिए 4.3 वोल्ट आ रहा है जो कि हमारा बैटरी की वोल्टेज है। अभी मैं चार्जर कनेक्ट नहीं किया तो हमारा बैटरी की वोल्टेज 4.3 ऑलमोस्ट फुल चार्ज है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं बैटरी इस तरीके से फुल चार्ज कंडीशन में अगर पानी में फोन चला जाए तो कितने सारे डैमेज हो सकता है। तो देखिए मैं आप लोगों को कंडीशन दिखाता हूँ कि भाई कैसा कंडीशन है। और इसमें बैटरी कनेक्टर जो है मदरबोर्ड में आप देख सकते हो, इसमें अलग कनेक्टर है जो कि अभी के टाइम पे मतलब कि 2023-24 में जो 4G फोन आए थे उन पे इस तरह कनेक्टर देखने को मिलता है ओप्पो रियलमी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो GR वैल्यू है एकदम बराबर सही है, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी यहाँ पर B-, B+, ID, थर्मल ये लाइन होती है जो कि हमें स्कीमेटिक डायग्राम से देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों कई बार फोन जो है उसको रिपेयर करने में मुश्किल तब होता है जब हमें बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम यूज करना है, क्योंकि उस टाइम हमें एग्जैक्ट सेम मॉडल का बोर्नियो डायग्राम चाहिए। तो मॉडल नंबर अगर पता नहीं होगा तो हम कैसे चेक करेंगे, सही बात है ना। तो इस फोन में कुछ ऐसा ही केस बना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैं इसको रिपेयर करूंगा। तो जैसे कि इसका बोर्ड केबल मेरे पास नहीं है तो मैं बैटरी का जो BMS सर्किट है उसको निकालूंगा बैटरी से और निकाल के चेक करूंगा DC मशीन से कि हमारा क्या रीडिंग है और उस रीडिंग के हिसाब से हमें किस एरिया पे और किस IC पे या किस जगह से काम शुरू करना है। तो मैं बैटरी की BMS सर्किट को कुछ इस तरीके से निकाल ले रहा हूँ। तो अगर आप इस तरह निकालते हो तो बहुत ही ध्यान से निकालना क्योंकि बैटरी फुल चार्ज है। अगर कुछ उल्टा सीधा होगा तो बैटरी जल सकता है, मोबाइल जल सकता है, ब्लास्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो देखिए मैं हीट मार के निकल रहा हूँ लेकिन बहुत ही लो हीट, मतलब कि 100 हीट और एयर जो है 60-70 के आसपास रख के मैं हीट मार के निकल रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा BMS सर्किट जो कि कंप्लीट ओके है, कोई भी वाटर डैमेज नहीं है इसमें। तो इसी में हम चिमटी लगाएंगे और चिमटी को लगा के आराम से चेक करेंगे। तो चिमटी लगाने से पहले में जो पॉइंट होता है ना, जो हमारा बैटरी की टर्मिनल लगता है उसमें थोड़ा सा सोल्डिंग लगा ले रहा हूँ ताकि मोटा हो जाए और चिमटी आराम से लग जाए। तो वो देखिएगा यहाँ पर DC मशीन पे रीडिंग क्या है। तो दोस्तों 0.100 से लेकर 200 के आसपास जाके देखिए इस जगह पे स्टॉक हो गया और ये रीडिंग देखिए अप डाउन होके, मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फोन बूटिंग मतलब बूट होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये वाटर डैमेज फोन है, कुछ जगह पे कार्बन पड़ गया होगा, लीकेज हो गया होगा या फिर कोई ऐसी लाइन मतलब शॉर्ट हो गई होगी जो हमारा बूटिंग के
टाइम जरूरी होता है। तो किसी जगह पे हीट भी नहीं हो रहा है, मैं हाथ लगा के महसूस कर रहा हूँ, अगर हीट होगा तो देखने को मिल जाएगी, लेकिन इतनी कम एम्पियर कंजम्पशन में हमें हीटिंग पता नहीं चल पाएगा। देखिए दूसरी बार भी मैं चेक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग जो है कुछ इस तरीके से है। तो इस तरीके से रीडिंग होगा तो मदरबोर्ड में शॉर्ट सर्किट कुछ ऐसा दिक्कत होगी। फोन ड्रॉप कैसे, तो हो सकता है कि पानी में जाने से पहले किसी जगह पे लग के पानी में गया होगा, तो सीपीयू ड्राई होने का भी चांस है। हमारा पावर आईसी अगर पेस्टेड होगी तो उसमें आसपास जो भी कोयल होता है वो भी निकलने की चांस है, पावर आईसी ड्राई मारने की चांस है। और इसमें अगर रैम इमेंसी अलग से होगा तो भी हो सकता है ऐसा कुछ। तो इस रीडिंग के हिसाब से सीपीयू जो है रिस्पॉन्स दे रही है। तो हमारा रैम इमेंसी, ठीक है ना, इन दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम कर रहा है, कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पा रही है। तो अगर हमारा सीपीयू में वो प्रिंट डैमेज होगा, मतलब कि ड्राई हो गया होगा या फिर कट गया होगा, तो ऐसा दिक्कत होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस तरीके की कंडीशन में क्या करना है। आपको आई स्कैन सही से करना है। और मदरबोर्ड में सील्ड जो है वो लीक मतलब साइड से होता है ना, किसी फोन में साइड से थोड़ा कटा हुआ रहता है, जो कि पानी अंदर जाने की चांस होती है। लेकिन जिसमें पूरी तरह से सील्ड है, पानी जाने की कोई चांस नहीं है, उसमें आप सील्ड को ना उठा के देखो तो बेहतर है। तो मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। अभी मैं क्या करूंगा कि डायरेक्ट सीपीयू में अटैक करूंगा, सीपीयू को उठा के रिवॉल्व करके लगा के फिर देखूंगा कि हमारा फोन ऑन होता है कि नहीं होता है। ठीक है ना दोस्त, चलिए। तो इस जगह पे हमारा पावर आईसी की सेक्शन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। और सबसे पहले सीपीयू को उठाने से पहले देखिए हमारा सीपीयू क्या है, पेस्टेड। रियलमी, ओप्पो इन फोन्स में मैक्सिमम पेस्टेड होती है और आपको पता है कि पेस्टेड कैसा होता है और इसको रिपेयर करने में कितना टाइम लगता है। तो हमारा अगर पावर सेक्शन में से कोई डैमेज देखने को मिलेगी या फिर कुछ भी होता है पावर सेक्शन में, तो आराम से हम चेक करके रिपेयर कर लेंगे। तो मैं देख रहा हूँ इसको साइड से कि हमारा वाटर डैमेज है कि नहीं है पावर आईसी के आसपास, तो कोई वाटर डैमेज देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए फिर भी एक काम करते हैं कि पावर आईसी के आसपास थोड़ा सा सील को काट करेंगे और देखेंगे हमारा कोयल में कि वोल्टेज उसमें क्या है, सभी में ओके है कि नहीं है, कोयल बराबर है कि नहीं है। ठीक है ना, चलिए। तो ट्विजर से मैं एक एक करके चेक कर लिया कि भाई हमारा कोयल इसमें सही से लगा है, कोई थोड़ा सा टूटा होगा तो वो निकल जाएगी ऐसे ट्विजर से चेक करने पे। ठीक है, तो कोयल हमारा सही है और पावर आईसी मुझे नहीं लगता कि ड्राई होगा। तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ इसमें वोल्टेज। देखिए वोल्टेज तो इसमें 0.8 वोल्ट एकदम स्टेबल है। अभी देखते हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन में है, मतलब कि हो सकता है हमारा प्रोब जो कनेक्ट सही से नहीं हो पा रहा है। इसमें देखिए 0 वोल्ट है और इस जगह पे 2.0 वोल्ट हमारा स्टेबल है। देखिए पूरी तरह से स्टेबल, तो वोल्टेज हमारा पक्का बराबर बन रहा है। तो इस तरह की केस में अगर वोल्टेज चेक कर रहे हो तो कंपलसरी आप जीआरबी चेक कर लेना। ठीक है, चलिए अभी मैं सीपीयू रिवॉल्व करता हूँ। तो दोस्तों अभी की जो ये पार्ट है, अगर आप सीपीयू रिवॉल्व नहीं करते या फिर आपने नए शुरू किया है काम करने की सीपीयू रिवॉल्विंग का, बड़े बड़े आईसी रिवॉल्विंग का, तो आप इस पार्ट को देख सकते हो। मैं इसमें फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूंगा और अगर आप जानते हो ऑलरेडी काम करते हो तो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिए और सीखिए।
देखिए दोस्तों, जिस जगह पे कंपोनेंट्स होगी जैसे कैपेसिटर, कोयल, उस जगह पे आपको थोड़ा सा पतला टाइप की जो है स्क्रैपर जो होता है, कटर जो होती है, उसको यूज करना है। तो मैं जो है यहाँ पर इसी को यूज करता हूँ, थोड़ा मोटा है, इसको यूज कर लेता हूँ भाई। तो आसपास जो भी कंपोनेंट होगी ना, उसको आराम से क्लीन करना है। हो सकता है भाई अगर वो उठ जाए, ठीक है, उखड़ जाए, तो फिर से आपको लगाने में दिक्कत होगी। तो इस तरह के केस ज्यादातर होता है हमारा रजिस्टर में, क्योंकि रजिस्टर उसी वैल्यू का होता है और हमें उसी वैल्यू का मतलब वही रजिस्टर को लगाना है। अगर इसका स्कीमेटिक डायग्राम कुछ भी नहीं है तो रजिस्टर का वैल्यू हमें कैसे पता चलेगा? सही बात है ना। तो इसीलिए आराम से ध्यान से ग्लू को काट करना है और क्लीन कर लेना है सही से। साइड जो है बड़े आईसी की आप अच्छे से क्लीन करोगे तो क्या फायदा होता है, जब आप आईसी को उठाओगे, उठाने के बाद जब क्लीन करोगे ना, तो साइड में क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने कर लिया। और साइड में ना क्लीन करने की ये फायदा है उस टाइम पे कि जिस स्क्रैपर से आप क्लीन करोगे, बाई चांस अगर हीट दे के उसको क्लीन कर रहे हो तो कंपोनेंट्स उखड़ सकता है। तो इसीलिए पहले आराम से इसको क्लीन कर लेना। तो देखिए मैं धीरे धीरे काट कर रहा हूँ। देखिए कटिंग हो गई, ग्लू कट, और इसमें थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट मैंने लगाया और अभी मैं स्क्रैपर डाल के इसको निकाल लूंगा सीपीयू। देखिए दोस्तों, ग्लू कटिंग के टाइम मैं 260 हीट रखता हूँ और एआर जो है 65 रखता हूँ। तो ये अलग अलग फोन की अलग अलग ब्रांड की ग्लू कटिंग के हिसाब से मैं रखता हूँ, ठीक है ना। वीवो की फोन उसमें अलग होती है, और जैसे जिस फोन में ग्लू हार्ड होती है उसमें थोड़ा सा आप इंक्रीज करके हीट को रख सकते हो। और जब जो सीपीयू उठाना हो, ठीक है, उसमें भी डिफरेंस होती है अलग अलग फोन की, अलग अलग ब्रांड्स की। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इस जो सीपीयू को उठा रहा हूँ 350 हीट रख रहा हूँ और 73 में एयर रख रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह का हीट और एयर मेंटेन करके आराम से चारों तरफ हीट मार के निकालना है, ठीक है। और हॉट गन जो मेरे पास है सोगन का 202 है, ठीक है। तो इसका नोजल भी मोटा होता है जिससे एयर चारों तरफ फैलता है। तो देखिए मैं स्क्रैपर से चेक कर रहा हूँ आसपास की जो शोल्डिंग है वो मेल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए बड़े आराम से सीपीयू उठ गया, ठीक है। तो मदरबोर्ड अभी गर्म है ना, तो इसका फायदा उठा के तो फटाफट क्लीन कर लेता हूँ।
तो मदरबोर्ड ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। अभी CPU को क्लीन करते हैं और रिवॉल्व करके इसको इंस्टॉल करते हैं। तो देखिए जो स्क्रैपर है, कटर जिसको हम कहते हैं, इसी से मैं क्लीन करूंगा कुछ इस तरीके से। मैं इस तरीके से ही करता हूँ। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो ध्यान रखना कि CPU जो है प्रिंट छिल ना जाए। और जो ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हैं आप ड्राई जैसा लग रहा है, तो उनको बाद में एक ब्रश आता है, उससे आप आराम से घिस दोगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, स्टील का ब्रश आता है उससे। तो हमारा यहाँ पर CPU क्लीन हो चुका है और अभी मैं रिवॉल्व कर लूँगा इसको। तो रिवॉल्विंग में CPU के लिए मैं 222 यूज़ करता हूँ। अभी 222 यूज़ करना सबसे बेस्ट रहता है, लेकिन मेरे पास अभी 183 है, तो मैं उसी से ही इसको रिवॉल्व करूँगा। देखिए दोस्तों, जब आप CPU को इंस्टॉल करते हो ना, उस टाइम पे ये ध्यान रखना कि ज़्यादा फ्लक्स पेस्ट जो है मदरबोर्ड में नहीं लगाना है। और जो CPU है उसमें जब आप रीहीट करते हो बॉल को सही आकार देने के लिए, तब भी ज़्यादा फ्लक्स पेस्ट मत लगाना। अगर ज़्यादा लगा देते हो तो मदरबोर्ड में हल्का सा थोड़ा सा लगाना और फिर CPU को बैठा के आराम से थोड़ा सा, मतलब कि हीट जो है वो 350 रख सकते हो, लेकिन एयर को कम कर देना। मैं तो एयर 45 में रखता हूँ, हीट मारता हूँ, थोड़ा सा बैठ जाता है, फिर 50 में रखता हूँ, थोड़ा सा फिर हीट मारता हूँ, मार के देखता हूँ। इसके बाद मैं 70-60 पे रख के आराम से हीट मार के बैठा देता हूँ, मतलब कि फाइनल टच दे देता हूँ। तो इस तरह की आप अगर काम करोगे तो सही रहेगी, नहीं तो CPU इधर से उधर हिल जाएगा और आपको दोबारा से सेम काम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा CPU इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए इसको ठंडा करते हैं और फिर चेक करते हैं। अभी बूट केबल को लगाएंगे और चेक करेंगे कि क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, रीडिंग जो है 0.109 अभी तो रीडिंग पहले जैसा ही है। देखिए पहले जैसा ही रीडिंग है और ये फिर रिस्टार्ट मारता है रीडिंग, मतलब कि फोन बूट होने की कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो ये पहले जैसा ही है। तो कोई लाइन अगर ट्रैक मिसिंग होगा तो हो सकता है। CPU तो रिवॉल्व कर लिया हमने, तो ट्रैक अगर कट जाएगी तो दिक्कत होगी। तो ट्रैक को चेक करने के लिए MMC या फिर रैम दोनों अगर अलग अलग होता है तो उस दोनों को उठा के चेक करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक और चीज चेक कर रहा हूँ जो कि मुझे पहले कर लेना चाहिए था। CPU की 1.8 वोल्ट, CPU में जो 1.8 वोल्ट जाता है ना, वो लाइन अक्सर इस तरह की रीडिंग में शॉर्ट देखने को मिलती है। तो दोस्तों मैं वही चेक कर रहा हूँ। तो देखिए LCD कनेक्टर में 1.8 वोल्ट लाइन कनेक्ट होता है, तो इस जगह पे GR जो है हमारा सही है, रिवर्स वाइज फॉरवर्ड वाइज सही है। किसी में लो देखने को मिलता है 198 200 के आसपास, दोनों में अगर रिवर्स फॉरवर्ड दोनों में चेक करोगे सेम देखने को मिलेगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अभी मैं एक काम करता हूँ, पोर्ट चेक करता हूँ। तो पोर्ट चेक करने के लिए मदरबोर्ड को फ्रेम में फिक्स करना होता है और स्क्रू टाइट करके फिर पोर्ट चेक कर लेते हैं। तो पोर्ट चेक करने के लिए माइनस प्लस बटन को दबाऊंगा और फिर PC में कनेक्ट करके देखूंगा पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। पोर्ट नहीं बनाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा यहाँ पर जो रैम है MMC है, तो MMC को निकालूंगा, ठीक है। MMC को निकाल के देखूंगा कि MMC निकालने के बाद ऑटो पोर्ट बनाना चाहिए, तब नहीं बनाएगी तो दिक्कत है भाई CPU में, ठीक है। तो उस टाइम पे एक और काम करूंगा कि रैम को निकाल दूंगा, फिर रैम निकाल के चेक करूंगा, तब भी पोर्ट नहीं बनाएगी, CPU को चेंज करूंगा, फिर भी नहीं होगा तो CPU में जितनी सारी इनपुट लाइन होती है सभी को चेक करूंगा, वोल्टेज की लाइन, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। और वैसे भी CPU से दिक्कत नहीं है क्योंकि CPU जो है यहाँ पर होल्ड कर रहा है, फिर भी लास्ट में देखेंगे CPU चेंज करके। तो देखिए मैं PC में पोर्ट चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनस प्लस बटन को दबा के पोर्ट तो नहीं बन रहा है और आप लोगों को मैं शो भी नहीं किया, यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ लेकिन पोर्ट तो नहीं बना रहा है। तो किसी फोन में अगर इस तरह पोर्ट नहीं बनाता है तो उस फोन में EMCP और MMC जो भी है उसको उठा के देखना चाहिए कि पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। ऑटो पोर्ट बनाना चाहिए। दोस्तों बोर्ड ट्राई किया, पोर्ट नहीं बना रहा है, फिर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वोल्टेज को कि हमारा वोल्टेज अभी भी सही से स्टेबल है कि नहीं है। देखिए
देखिए 0.761 मतलब 0.8 वोल्ट के आसपास होना चाहिए, सही है। 2.0 वोल्ट हाई LDO ये भी सही है। लगा के थोड़ा टाइम रखना चाहिए, फ्लक्चुएशन होगा तो देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसमें तो फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि होल्ड है। CPU से वॉचडॉग जो है वो कंप्लीट आ रहा है, CPU में रीसेट एंड भी जा रहा है। चलिए अब ये काम करते हैं, इसको MMC को निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सैमसंग का MMC है, मतलब कि अगर हेल्थ वगैरह कुछ भी खराब होगा तो सैमसंग का MMC में रिपेयरिंग पॉसिबल है, और जो कि मीडियाटेक चिपसेट है, आराम से हमारा फोन सही हो जाएगी, 100% बनेगा, ठीक है। बाकी अगर कुछ और दिक्कत होगी तो कह नहीं सकते। चलिए मैं MMC को निकाल लेता हूँ सही से। तो इस जगह पे जितनी सारी प्रिंट आप देख पा रहे हैं इसमें लगा हुआ है, जो कि हमारा NC प्रिंट है, जो हमारे मदरबोर्ड की प्रिंट से निकला है। तो कोई दिक्कत नहीं, NC है, जो हमारा सही से काम करने वाला प्रिंट है वो तो लगा हुआ है और वो लगा होना चाहिए। देखिए EasyTech जो है बॉक्स मैंने ले लिया और अभी मैं इसमें कनेक्ट करूंगा, जो कि हमारा ये MMC 153 है, VGA 153। तो मैं कनेक्ट करके चेक करूंगा, ठीक है, कि हमारा MMC सही है कि नहीं है। MMC अगर कुछ खराब होगी, बैड हेल्थ में आएगा, कुछ होगा, तो इसमें हमारा पोर्ट बनाना चाहिए या फिर लोगो में आना चाहिए, लोगो रिस्टार्ट होना चाहिए। तो देखते हैं क्या दिक्कत है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होती है MMC में। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं 2.0 वाला जो हमारा टूल है उसको ओपन कर लिया, और इसमें पहले मैं UFS कनेक्ट किया था, इसी वजह से 66 मेगाहर्ट्ज का जो है फ्रीक्वेंसी सेट है। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो क्लोज करके फिर से इसको रन करना चाहिए। अभी देखिए 42 मेगाहर्ट्ज आ रहा है, 2.8 वोल्ट सिलेक्ट है। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा MMC कनेक्ट हो रही है। तो दोस्तों ये जो MMC है 128 GB का MMC है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं MMC में कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है, जो कि हमने यहाँ पर स्कैन आफ्टर कनेक्ट इसको ठीक नहीं किया था, इसी वजह से पार्टीशन इसमें शो नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम स्मार्ट रिपोर्ट ले लेते हैं कि स्मार्ट रिपोर्ट क्या है। तो देखिए 0 to 10 मतलब की स्मार्ट रिपोर्ट एकदम सही है, MMC में कोई भी दिक्कत नहीं है, कंफर्म है, ठीक है। अभी चलिए पार्टीशन को चेक करते हैं कि हमारा फार्मवेयर पार्टीशन कंप्लीट है या नहीं है। देखिए दोस्तों पार्टीशन भी हमारा कंप्लीट यहाँ पर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम एक और काम करके देख सकते हैं, जो कि फ्लैशिंग। तो आपको पता है ओप्पो रियलमी कुछ फोनों में जो लेटेस्ट हम कह सकते हैं 4G की, उसमें क्या है super.img फाइल जो होती है वो अलग होती है, उसमें अंदर जो फाइल होता है ना उसको सेपरेट कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपको फ्लैश करना है तो बहुत ही ध्यान से करना है भाई, चेक करना है कि हमारा फर्मवेयर में super.img फाइल है या नहीं। अगर नहीं है तो अगर आपको पता है तरीका कैसे करना है, उसको कैसे बनाना है, तो सही है। अमर सर जो है यूट्यूब में आप देख सकते हैं उनका वीडियो, उन्होंने कम्प्लीटली एक फ्री टूल बना के दिया है और बताया भी है डीपली, तो आप उनसे भी सीख सकते हैं। तो चलिए इस फोन में ऐसा ही कुछ है, super.img में अलग अलग super.img फाइल फर्मवेयर में नहीं है। देखिए दोस्तों इस कंडीशन में एक बार फ्लैश करके भी देख सकते हैं। तो फ्लैशिंग से पहले यहाँ पर मैं MMC मैनेजर जो है इसको ओपन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कंफर्म करना है कि ये कौन सा मॉडल का फोन है, ठीक है, ताकि मैं सही फर्मवेयर डाउनलोड करके इसको फ्लैश कर पाऊँ। तो चलिए MMC मैनेजर से हमें देखने को मिल जाती है, किसी किसी फोन में देखने को नहीं मिलता है, किसी किसी फोन का MMC, ठीक है। और 1.6.0 वाला एक जो टूल आता है EasyTech का, उससे भी हम फर्मवेयर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फोनों में देखने को नहीं मिलता, मतलब शो ही नहीं होता। तो MMC मैनेजर में शो हो जाता है। एक और तरीका है यहाँ पर, जो कि हम MMC से NB RAM जो फाइल है उसका बैकअप लेके, मतलब डंप लेके, फिर हम UMT से जो हमारा NB RAM एक्सप्लोरर बोल के एक ऑप्शन आता है ना, मतलब कि IMI चेक कर सकते हैं NB RAM फाइल से, तो हम वही से भी चेक कर सकते हैं कि IMI क्या है। IMI आगे मिल जाएगी तो IMI से हम फोन का मॉडल पता कर लेंगे, लेकिन किसी किसी फोन में अननोन आता है तो भाई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट इसे चेक कर ले रहा हूँ, नहीं होगा तो जो प्रोसेस अभी मैंने बताया वो चेक कर लेंगे। तो
तो आप देख सकते हैं इसमें फर्मवेयर इन्फॉर्मेशन तो नहीं आया। तो मैंने बहुत सारे फ़ोन ऐसे देखे कि इस टूल में भी शो नहीं होता है। क्लासिक टूल में अगर चेक करोगे तो उसमें शो हो जाता है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारा यहाँ पर MMC सही देखने को मिल रही है, लेकिन डाउट है फ्लशिंग करने से अगर हो जाएगा तब तो ठीक है। तो भाई फोन वाटर डैमेज है, फोन गिरा हुआ है, तो मतलब हो सकता है ऐसा भी, तो उसको देखेंगे बाद में, ठीक है ना। और अभी जैसे हमारा MMC सही है तो हम रैम को एक बार देख लेते हैं रिवॉल्व करके, ठीक है। अभी क्या करेंगे, MMC को लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, चेक करेंगे, सही हो जाएगा तब तो ठीक है, नहीं होगा रैम को रिवॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो रैम हमारा ये भी सैमसंग का है, तो चांस बहुत कम है कि रैम खराब हो जाए। चलिए MMC का और रैम का जो है पेस्ट है उसको क्लीन करके आपको आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए रैम का जो यहाँ पर मैंने क्लीन कर लिया और MMC जो है यहाँ पेस्ट जो है सब कुछ क्लीन कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो अभी आगे की प्रोसेस देखते हैं। देखिए MMC और रैम दोनों को इंस्टॉल कर दिया और यहाँ पर हमारा रीडिंग जो है पहले जैसा ही है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आया। और बात है यहाँ पर कि पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो दोस्तों पोर्ट जो है MMC को निकालने के बाद बना रहा है, ठीक है। तो पोर्ट की हमारा झंझट खत्म। तो हमारा फर्मवेयर फ्लश करने से हो सकता है ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, लेकिन उससे पहले हम एक बार देखेंगे सही से। तो दोस्तों अभी एक काम कर रहा हूँ मैं, फ्लश करने से पहले यहाँ पर रैम जो है उसको चेंज करके देखूंगा। मेरे पास एक रैम है, तो देखिए दोस्तों रैम चेंजिंग में एक सिस्टम होता है, मतलब कि आपको ये जानना जरूरी है। अगर रैम आपका लगा हुआ है LPDDR4 तो आपको LPDDR4 ही रैम लगाना है, ठीक है। अगर रैम लगा हुआ है LPDDR4X तो आपको LPDDR4X रैम लगाना है, ठीक है। और रैम आपको देखना है कि कितना GB का है। पहले अगर 4 GB का था 4 GB का ही लगाओ या फिर अपग्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास रैम 2 है, तो मैं सबसे पहले किसी एक को लगा के ट्राई कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों रैम लगाने के बाद रीडिंग जो है आप देख सकते हैं 0.123 इसी में ही रीडिंग है। पहले जैसे रीडिंग जो है रजिस्टर नहीं हो रहा है, तो क्या कह सकते हैं भाई। देखिए दोस्तों मेरे पास जो रैम था 2 रैम उनको भी लगा के देख लिया, सेम कोई भी फायदा नहीं। और जैसे कि हमारा फोन में MMC लगा हुआ है, रैम लगा हुआ है, उस टाइम पोर्ट नहीं बना रहा है वॉल्यूम अप डाउन बटन को दबाने के बाद भी। तो इस कंडीशन में हम चेक कर सकते हैं क्या कि उसका जो टेस्ट पॉइंट से हम चेक कर सकते हैं, मतलब कि MMC का जो क्लॉक लाइन है उस क्लॉक को हम डायरेक्ट ग्राउंड करके चेक कर सकते हैं कि पोर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसा करके हम फ्लैश अनलॉकिंग कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं वैसा ही करने वाला हूँ यहाँ। तो मैंने ऐसा करके चेक कर लिया है। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहाँ पर पोस्ट किया था, अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों पोस्ट किया है। क्योंकि जो फ्लैश फाइल है 10-12 GB का है आसपास, तो उसको डाउनलोड करने में टाइम लग गया, फिर उसको फ्लैश करने में, उसको अनपैक करने में, ठीक है ना, फिर उसका जो super.img फाइल उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, आपको पता है। तो ऐसा करने में टाइम लग गई, तो इसीलिए मैंने वीडियो को पोस्ट करके फोन को एक बार फ्लैश करने की कोशिश की, लेकिन फ्लैशिंग में UMT से एरर आ रहा था, ठीक है। तो इसीलिए मैं सोचा कि भाई एरर क्यों आ रहा है, MMC जो कि ओके है। तो फिर मैंने MMC को फिर से मदरबोर्ड से निकाल के चेक किया और अभी आप देख सकते हैं MMC में ये प्रॉब्लम आ गई है। MMC परमानेंट राइट प्रोटेक्शन, यस, इसमें राइट प्रोटेक्शन यस हो चुका है, लग चुकी है राइट प्रोटेक्शन, ठीक है। इस टाइम पे क्या मुश्किल है, इसमें हम कुछ भी राइट नहीं कर सकते, रीड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पार्टीशन कुछ भी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको हटाएंगे, मतलब कैसे हटाना होता है, किस तरीके से हटाना होता है वो चेक करेंगे। तो मेथड तो है बहुत सारे, लेकिन एक तरीका है जो कि डायरेक्ट आप कर सकते हैं। कौन सा, देखिए अगर क्वालकॉम का सेट में लगा हुआ है, चिपसेट में लगा हुआ है, तो उस टाइम पे आप ये तरीका नहीं कर सकते, मतलब RPM भी क्लीन नहीं कर सकते। सैमसंग का MMC होगा तो, क्योंकि उसका RPM भी काउंटर जो है 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका डायरेक्ट अभी मीडियाटेक में तो डायरेक्ट एक मेथड है, RPM भी क्लीन कर दो। RPM भी जो है डंप नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है कि डंप ले लोगे फिर राइट कर दोगे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, डंप नहीं होगा इसमें, डंप में भी एरर मार देगा। तो कैसे करोगे, तो MMC का जो मॉडल है, नंबर है, इसी नंबर का आपको देखना है कि ऑलरेडी EasyTech के पास उसका बैकअप है कि नहीं है। अगर होता है तो राइट कर दो डायरेक्ट FFU, अगर नहीं है तो गूगल से कलेक्ट करो, इधर उधर देखो, जिससे भी हो कलेक्ट करके राइट कर दो, इसका RPM भी क्लीन हो जाएगी और इसका राइट प्रोटेक्शन हट जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉब्लम है दोस्तों, अगर फोन का डब्बा व्हील कुछ भी नहीं है तो IMI रिपेयर नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, ठीक है ना। अगर डब्बा व्हील है तो पॉसिबल है, ठीक है ना। तो चलिए पहले मैं ये तरीका आजमाता हूँ कि इसका राइट प्रोटेक्शन को सिंपली कैसे हटा सकते हैं वो देखते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर RPM भी काउंटर जिस फोन में जरूरी है, मतलब क्वालकॉम के फोन में, उसमें हम RPM भी जो है मतलब कि FFU फाइल राइट नहीं कर सकते,
चलिए अभी तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर क्वेलकम का फोन होगा तो आप इस तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो गया, फोन तो नहीं बनने वाला, क्योंकि काउंटर 0 हो जाएगी आरपीएम भी जो है उसको क्लीन करने से। तो देखिए एडवांस में आना है और इस जगह पे आपको ड्रॉप डाउन करके सेट करना है रिमूव राइट प्रोटेक्शन। तो देखिए यहाँ पर डन हो चुका है। तो डन हो चुका है तो फिर से आप डिटेक्ट करके देखिएगा कि हट गया कि नहीं गया। तो देखिए दोस्तों अभी भी इसमें राइट प्रोटेक्शन यस है, मतलब नहीं हटा है। तो देखिए रिमूव राइट प्रोटेक्शन को मैं दोबारा करूंगा, अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो आगे देखेंगे, आरपीएम भी को क्लीन कर देंगे डायरेक्ट। तो मैं तरीका आपको जो है बता रहा हूँ अभी, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेलकम के फोन में ये तरीका आपको आजमाना होगा, काम करेगी, उसमें आपका जो है काउंटर क्लीन नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, तो चलिए और एक टूल है 1.6.0 वाला MMC टूल है, उससे चेक करते हैं। देखिए दोस्तों जैसे कि इसमें डिटेक्ट किया मैंने और इसमें तो प्रोटेक्शन ये आ रहा है, लेकिन स्कैनिंग सॉफ्ट पार्टीशन में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है। देखिए रिमूव राइट प्रोटेक्शन एडवांस में आके आपको इसमें क्लिक करना है। देखिए MMC यहाँ पर राइट प्रोटेक्शन जो है हटा कि नहीं हटा, देखिए सक्सेसफुली बता रहा है। चलिए चेक करते हैं फिर से हम। देखिए दोस्तों अभी भी ऐसे मतलब नहीं हटा, तो गड़बड़ है भाई। अभी इसका FFU राइट करना पड़ेगा, तो जो कि हम इसका डंप नहीं ले सकते। चलिए क्यों नहीं ले सकते और क्या एरर आता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं रीड बाय वेंडर करूंगा, मतलब रीड करने की कोशिश करूंगा, देखना क्या होता है। देखिए एरर मार रहा है, तो कुछ भी नहीं होने वाला, डंप अभी भूल जाओ, नहीं होगा डंप। तो दोस्तों ओप्पो की और रियलमी की जो फोन में super.img नहीं रहता है फर्मवेयर में, तो आपको कैसे पता करना है, जैसे आप स्कूटर को जो लोड करोगे उस टाइम पे आपको चेक करना है super.img की पार्टीशन में कि उसमें फाइल है कि नहीं है। उसमें फाइल रहेगी तो ठीक रहेगा, फाइल नहीं रहेगी तो ठीक नहीं रहेगा। और अगर आप मतलब कि उसको फ्लैश कर देते तो फोन लोगो में अटक जाएगी, रिस्टार्ट करेगी, बूट नहीं हो पाएगा। ठीक है, बूटिंग की फाइल super.img में सारा कुछ रहता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने वाइप कार्ड किया तो इसमें हो गई। अभी यस करते, देखिए अभी चेक किया जैसे, और इसमें अभी भी है। ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको फ्लैश करना है ओप्पो की और रियलमी की फोन, तो डायरेक्ट आप किसी वेबसाइट से, पेड वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। अगर उसमें रहेगी फुल फर्मवेयर डंप, तो आप आराम से उस डंप को डाउनलोड करके फ्लैश कर दो। ठीक है, फोन ऑन होगी, फिर उसके बाद रिकवरी में जाएगा, फैक्ट्री फॉर्मेट करो, मतलब कि हार्ड रिसेट करो, फिर आपका फोन यहाँ पर ऑन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप आराम से IMI को रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए इजी डिटेक्ट क्लास टूल जो है उस पे जा रहा हूँ मैं। इस जगह पे हमारा ये प्रोटेक्शन नहीं हट रहा है, तो अभी फाइनल एक ही काम करना है, FFU को राइट करना है। तो डंप लेने की कोशिश करेंगे, मतलब आपको दिखाएंगे, मुझे तो पता है नहीं होता। तो देखिए मैंने डिटेक्ट कर लिया। और अभी एक और प्रॉब्लम आ गई इसमें, MMC परमानेंट राइट प्रोटेक्शन यस तो है, MMC पासवर्ड लॉक्ड यस, ये पासवर्ड लॉक भी हो चुका है। तो इरेज MMC पासवर्ड इसमें करेंगे तो ये लॉक हट जाएगा। तो देखिए हमारा MMC पासवर्ड लॉक्ड हट चुका है। तो राइट प्रोटेक्शन को भी हम यहाँ पर हटाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों राइट प्रोटेक्शन को जब आप हटाओगे तो इसमें डाटा कोई डिलीट नहीं होता है, लेकिन अगर आप MMC पासवर्ड लॉक को हटाओगे तो डाटा डिलीट हो जाएगी, पार्टीशन डिलीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। आप डायरेक्ट यहाँ पर अपडेट MMC FW करेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी एक काम करेंगे, इसका FW जो फाइल है वो इसमें क्लासिक टूल में नहीं है, तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करके इसको रिपेयर करके मैं आगे की प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। और बहुत जल्द हमारा इस डिटेक्ट टूल की कोर्स आने वाला है, MMC और UFS की। ठीक है, तो चलिए आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो ये रहा हमारा MMC, ठीक है, जो कि सैमसंग का है, जिसमें राइट प्रोटेक्शन लॉक था। तो अभी इस जगह पे कोई लॉक वगैरह इसमें नहीं है। चलिए इस जगह पे राइट बाय वेंडर में किया और इसमें आके मैं स्कूटर फाइल को लोड कर रहा हूँ। देखिए स्कूटर फाइल को लोड करने का मकसद है कि इस जगह पे स्कूटर फाइल से मैं प्रीलोडेड जो है दोनों को टिक करके राइट कर दूंगा, जो कि पार्टीशन बन जाएगी, क्योंकि डंप नहीं है इसका। और वैसे भी मैं इसका जो है ना super.img फाइल भी क्रिएट कर लिया है। अगर आपको पता नहीं है कैसे करना है तो सार का वीडियो आप यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर super.img फाइल इसमें अभी टिक नहीं है। ठीक है ना, तो रीपार्टीशन इसमें क्लिक रहना चाहिए और इरेज बिफोर राइटिंग इसमें से अनटिक करना, इसमें अगर टिक रहेगी तो अनटिक करना है और फिर राइट कर देना है। तो ये पार्टीशन बन गया है। देखिए जैसे चेक किया सारे पार्टीशन इसमें आ गई। तो ये सारे पार्टीशन जो है ना अभी ब्लैंक है। तो अभी बस कुछ नहीं करना है, अभी सिंपली आपको ये देखना है कि बोर्ड पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 0x48 है कि नहीं है मीडियाटेक के लिए। अगर होगा तो डायरेक्ट उठाओ और आपको बोर्ड में फिक्स कर देना है। करने के बाद फ्लैश कर दो, हो जाएगा। तो आपको जो है super.img वाला फॉर्मेट से फ्लैश करना है।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर super.img जो है फाइल उसमें टिक किया हुआ है और जैसे कि मैं इस जगह पे अभी फ्लैश कर रहा हूँ तो फ्लैशिंग के बाद देखते हैं। तो देखिए मुझे कंफर्म नहीं है कि इस फोन का मॉडल क्या है, तो इसीलिए मैंने Oppo A18 और Oppo A38 दोनों का फॉर्मेट डाउनलोड करके दोनों को super.img बना दिया है। तो फ्लैशिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस जगह पे देखिए फोन हमारा ऑन हो चुका है और हेलो स्क्रीन पे आ चुका है, मतलब सेटअप स्क्रीन पे। इसका मतलब अभी हमारा फोन कंप्लीट रिकवर हो चुका है। तो आपने देखा कि क्या किया, मैंने चेक किया किस किस चीज को रिपेयर किया और किस तरह फोन को रिपेयर किया। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से रिपेयर करना पड़ता है और ये रिपेयरिंग जो है ना ये कोई तुक्काबाजी नहीं है और कोई ऐसा चीज नहीं है कि कोई भी आपको बता सके। ठीक है, तरीका बता सकता है किस तरीके से करना है, लेकिन करना आपको ही है। तो देखिए मैं यहाँ पर इस फोन को तो रिपेयर कर लिया, लेकिन बैटरी 0% में ये फोन अटक गई है, मतलब फोन है इसमें है बैटरी परसेंटेज 0, ऐसा है इसमें। तो ऐसा क्यों हुआ देखिए मैं बताता हूँ, जो कि मैं इस चीज को लास्ट पे नोटिस किया। ठीक है, मैंने बहुत सारे फाइल इसमें फॉर्मेट जो फ्लैश किए Oppo A18 का, लेकिन जैसे ही मैं Oppo A38 का फ्लैश किया उसके बाद हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों Oppo A18 का फॉर्मेट फ्लैश करने से इस फोन में 0% का जो है प्रॉब्लम आ गई थी और जैसे हम रिकवरी में जाते हैं तो रिकवरी में 51% शो करता था। ठीक है, और चार्जर लगाते हैं तो ऑफ कंडीशन में चार्जर लगाने से फोन ऑन हो जाता था, लेकिन फोन में 0% ही शो करता, कोई चार्जिंग लोगो वगैरह कुछ भी कि वो ऐसा बोल के कि चार्ज हो रहा है ऐसा कुछ भी शो नहीं होता है। और बाकी फॉर्मेट में आप देख सकते हैं कंप्लीट सब कुछ ओके ही आ रहा है भाई, लेकिन 0% जो है ये शो कर रहा है, शायद आप देख पा रहे हैं कोने में। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया Oppo A38 का फॉर्मेट फ्लैश करके। ठीक है, और उसके बाद मैंने IMI वगैरह सब कुछ रिपेयर कर लिया। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है और बहुत जल्द हमारा कोर्स आने वाला है EasyJet का UFS और MMC की कंप्लीट कोर्स, मतलब कि आप ऐसा समझो एकदम A से Z तक। ठीक है, शायद आप समझ रहे हो कि भाई EasyJet जाने वाला है, तो भाई क्या कह सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं है। EasyJet जा भी सकता है और कुछ और तगड़ा लेके आ भी सकता है, बहुत पुराना ब्रांड है, बहुत पुराना कंपनी है। ठीक है ना, तो देखिए अगर इन फ्यूचर EasyJet का बॉक्स नया आता है तो उसमें बहुत सारे फंक्शन होगी। MMC का तो सेम रहेगी, हो सकता है उसमें कुछ और ऐड किया होगा और तरीका ऐड किया होगा। ठीक है, तो चलिए अगर आपको करना है कोर्स तो जब मैं अनाउंस करूंगा तो आइएगा, ज्वाइन कीजिएगा। और अभी फिलहाल जो है हमारे कोर्स बहुत सारे हैं एप्लीकेशन में, हार्डवेयर क्लास, सॉफ्टवेयर की क्लास, सॉफ्टवेयर मतलब कि ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं फ्लैशिंग वगैरह नहीं है, नहीं जैसे मैं पावर पॉइंट एनिमेशन बनाता हूँ उसका क्लास है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।